हाय फ्रेंड्स, आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य फॉर सक्सेस में। दोस्तों, आज हम प्राचीन इतिहास के एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। जो हमारा टॉपिक चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है। इनके ऊपर जो भी प्रश्न पूछे गए हैं वो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं और बार बार किसी न किसी परीक्षा में पूछे जाते हैं। दोस्तों, आज हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। जो मेरा पहला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। तो आपको बताना है कि किसके शासनकाल में सबसे बड़ा भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। कनिष्क के द्वारा, हर्ष द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा या समुद्रगुप्त द्वारा था। इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो सी होगा, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य का विस्तार था वो आधुनिक ईरान तक था, जो कि ब्रिटिश भारत का भी उतना बड़ा साम्राज्य नहीं था और मुगल शासक अकबर का भी उतना बड़ा साम्राज्य नहीं था जितना बड़ा चंद्रगुप्त मौर्य का था। ठीक है, हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में कौन सा सबसे पुराना राजवंश है। दोस्तों, इन चारों में से आपको बताना है कि इनमें से सबसे पुराना राजवंश कौन सा है। गुप्त है, मौर्य है, वर्धन है या कुषाण है। तो दोस्तों, इनमें से जो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो हमारा बी होगा, यानी कि मौर्य। उसके बाद जो होगा वो कुषाण होगा, उसके बाद गुप्त होगा, उसके बाद वर्धन होगा। ठीक है, फिर आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है। यानी कि आपको बताना है कि इन चारों लेखक में से किसके बुक में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में विशिष्ट रूप से समझाया गया, यानी उनके शासनकाल के बारे में बातें कही गई हैं। तो कौन सा होगा इसमें आपको बताना है। भास है, शूद्रक है, विशाखादत्त है या अश्वघोष है। दोस्तों, इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो हमारा विशाखादत्त, यानी कि इसकी पुस्तक जो मुद्रा राक्षस है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के बारे में विशेष जानकारियाँ मिलती हैं। हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोटस कहा गया था। यानी कि जो यूनानी लेखक था वो किसको जस्ट सैंड्रोकोटस कहता है। किसको कहता है? चंद्रगुप्त मौर्य को कहता है, समुद्रगुप्त को कहता है, चंद्रगुप्त द्वितीय कहता है या समुद्रगुप्त को कहता है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो हमारा ए होगा, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य। यहाँ बताना चाहते हैं कि जो यूनानी लेखक जस्टिन था उसने सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस कहा था। ठीक है, इस ऑप्शन का जो आंसर होगा ए होगा। हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य प्रधानमंत्री थे। तो दोस्तों, आपको बताना है कि कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, अशोक के या समुद्रगुप्त मौर्य के या राजा जनक के। दोस्तों, आपको पता होगा, सबको पता होगा लगभग। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो हमारा सी होगा, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री भी थे और इनके गुरु भी थे। ठीक है, हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे। यानी कि दोस्तों, आपको बताना है कि जो चंद्रगुप्त के गुरु थे उनके बचपन का नाम क्या था। अजय, चाणक्य, विष्णुगुप्त या देवगुप्त। दोस्तों, इनके बचपन का जो नाम था वो विष्णु था। चाणक्य तो बाद में हुआ, लेकिन उससे पहले उनका विष्णु था, उसका आंसू था, अंशुल था, कात्यायन था, वात्स्यायन था। यानी कि उनके 4-5 नाम थे, उनमें से एक विष्णु भी था। ठीक है, हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, चाणक्य का अन्य नाम था। देखिए, अभी अभी अपने पीछे बताया है और इसमें एक वही नाम है जो पिछले क्वेश्चन में था, यानी कि बी, यानी कि विष्णुगुप्त। ठीक है, हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। यानी कि आपको बताना है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में जो कौटिल्य की बुक थी जिसका नाम अर्थशास्त्र है, तो वो किस पे बेस्ड है। यानी चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में नाटक पे या आत्मकथा पे या चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास या शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। यानी कि इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो डी होगा, यानी कि जो कौटिल्य की बुक थी जिसका नाम अर्थशास्त्र है, वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन से संबंधित सारे सिद्धांतों की उसमें व्याख्या की गई है कि शासन कैसे चलेगा, उसमें क्या क्या होना चाहिए, उनमें कौन कौन होना चाहिए, उसके 7 सिद्धांत हैं, आगे हम बताएंगे। ठीक है, फिर आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। यानी कि अभी मैंने बताया कि शासन का सिद्धांत है, तो उसमें किस पे मतलब गौर किया गया है। इसमें लिखा है आर्थिक जीवन, राजनीतिक नीतियाँ, धार्मिक जीवन या सामाजिक जीवन। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो राजनीतिक नीतियाँ। हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है। यानी कि आपको बताना है कि इनमें से किस लेखक की पुस्तक मैकियावेली के द प्रिंस नामक बुक से किया गया है। तो कालिदास का मालविका अग्निमित्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, वात्स्यायन का कामसूत्र या तिरुवल्लुवर का तिरुकुरल।
तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो हमारा कौटिल्य का अर्थशास्त्र यानी कि बी होगा। ठीक है, हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है बताना है आपको कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। यानी कि पाटलिपुत्र में जो चंद्रगुप्त का महल बना था वो किस चीज़ का था, ईंट का था कि पत्थर का, लकड़ी का या मिट्टी का। दोस्तों पाटलिपुत्र में जो उनका महल था वो लकड़ी का था। उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भहार स्थल से प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों आपको बताना है कि वैशाली, पाटलिपुत्र, कपिलवस्तु या श्रावस्ती। तो दोस्तों मतलब आधुनिक पटना का नाम जो है पाटलिपुत्र है और पाटलिपुत्र में ही कुम्भहार और बुलंदीपुर नामक स्थान से ये लकड़ी के जो किले थे चंद्रगुप्त मौर्य के वो प्राप्त हुए थे। इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो बी होगा। हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था। दोस्तों आपको बताना है कि बुलंदी बाग किस जगह का स्थान है। तो मैंने अभी बताया कि पाटलिपुत्र में बुलंदी बाग और कुम्भहार स्थान से ही चंद्रगुप्त मौर्य के लकड़ी के महल के अवशेष प्राप्त हुए थे। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो हमारा बी होगा। हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। तो आपको बताना है कि इन चारों में से किसने दक्कन में विजय प्राप्त की थी, अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार या कुशाल। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो बी होगा। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था दक्षिण तक अपनी विजय को विजित किया था, लेकिन श्रीलंका में उन्होंने विजय प्राप्त नहीं की थी। फिर हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। वो हमारा अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच जो युद्ध हुआ था वो आपको बताना है कि किस ईसा पूर्व में यह युद्ध हुआ था। तो 317 ईसा पूर्व, 315 ईसा पूर्व, 305 ईसा पूर्व या 300 ईसा पूर्व। इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो हमारा सी होगा। यानी कि 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर को हराया था। फिर हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। यानी कि इन चारों में से आपको बताना है कि अशोक के साम्राज्य में कौन सा क्षेत्र नहीं शामिल था, अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका या कलिंग। तो दोस्तों इसमें से जो हमारा आंसर होगा वो हमारा सी होगा। यानी कि अशोक ने श्रीलंका को जीता नहीं था, बल्कि वहाँ बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए अपने लड़की और लड़का को भेजा था। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो सी होगा। हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है। यानी कि आपको बताना है कि अशोक का वो कौन सा लेख है, शिलालेख है जिसमें दक्षिण भारत में विजय के बारे में बताया गया था। वो शिलालेख हमारा दूसरा है। ठीक है, यानी कि बी। हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम अस्पताल औषधि बाग निर्माण कराया था। इनमें से आपको बताना है कि इन चारों में से किसने भारत में पहली बार अस्पताल और औषधि बाग का निर्माण कराया था। वो कौन था, अशोक ने करवाया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था या भगवान महावीर ने करवाया था या धन्वंतरी ने करवाया था। इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो हमारा अशोक होगा। यानी कि अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद उनके मन में इतना दया हुआ कि उन्होंने जानवरों के लिए भी अस्पताल खुलवाया और आदमी के लिए भी, और औषधि बाग भी बनवाया। यानी कि जड़ी बूटियों के लिए उन्होंने बाग बगीचों का भी निर्माण करवाया था। तो हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है। यानी कि इस प्रश्न में आपको बताना है कि अशोक बौद्ध धर्म को मानता था लेकिन वो हिंदू धर्म को भी मानता था। तो इसमें से आपको बताना है कि वो कौन सी चीज़ है जिसको प्रमाणित करता है कि वो हिंदू धर्म में भी विश्वास रखता था। तीर्थ यात्रा, मोक्ष में विश्वास या देवानम प्रिय या की उपाधि या पशु चिकित्सा। इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो सी होगा। हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी, मगध में, पाटलिपुत्र में, समस्तीपुर में या राजगृह में। तो अशोक के समय जो बौद्ध संगीति प्रस्तुत की गई थी वो पाटलिपुत्र में और तीसरी संगीति की गई थी। ठीक है, पाटलिपुत्र यानी कि आधुनिक पटना में। हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। वो है रज्जुक थे। रज्जुक क्या थे, चोल राज्य में व्यापारी, मौर्य शासन में अधिकारी, गुप्त साम्राज्य में सामंत वर्ग या शक सेना में अधिकारी थे। जो हमारे रज्जुक थे वो हमारे मौर्य शासन में एक अधिकारी थे, यानी कि कर अधिकारी थे। ये कर को निर्धारित करते थे और वसूला करते थे। ठीक है, हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है सार्थवाह किसे कहते हैं। यानी कि आपको बताना है कि सार्थवाह का शब्द क्या है, दलालों को, व्यापारियों के काफिलों को या महाजनों को या तीर्थयात्रियों को। तो अशोक के शासनकाल में जो हमारे सार्थवाह थे वो व्यापारियों के झुंड को
यानी काफिले को सार्थवा कहा जाता था। यानी इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो बी होगा। हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, जो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था। यानी कि इन चारों में से जो मौर्य प्रशासन का अधिकारी भाग नहीं है वो बताना है, अग्रहारिक, युक्त, प्रादेशिक या राजुक। यानी कि इनमें से जो हमारा ऑप्शन का आंसर होगा वो हमारा ए होगा। दोस्तों यहाँ पे बताना चाहेंगे हम कि जो हमारे अधिकारी थे वो अग्रहरी नहीं थे, यानी कि युक्त थे। युक्त हमारा जो था वो देखभाल करने वाला था। रज्जुक हमारा प्रशासनिक अधिकारी था, यानी कि आज का डीएम था। और जो प्रादेशिक था वो हमारा मंडल था, यानी कि कमिश्नर था। फिर आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था। दोस्तों आपको बताना है कि सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने किया था, हर्षवर्धन ने, अशोक ने, या गौतम बुद्ध ने, या कनिष्क ने। तो दोस्तों हम इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो हमारा बी होगा। यानी कि अशोक ने सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था। उसके बाद इन्होंने सांची का स्तूप का भी बनवाया था। ठीक है, हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं। तो दोस्तों इसमें से सर्वश्रेष्ठ स्तूप आपको बताना है, अमरावती का, या भरहुत का, या सारनाथ, या सांची। यानी कि इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो हमारा सी होगा। यानी कि अशोक ने जितने भी स्तूप बनवाए हैं उन सारे स्तूपों में सबसे बेस्ट स्तूप जो था वो सांची का स्तूप था। ठीक है, उसको बेस्ट माना गया। उसके बाद उन्होंने मध्य प्रदेश में भरहुत का भी बनवाया था, आंध्रा में अमरावती बनवाया था, और सारनाथ में भी, वाराणसी में सारनाथ का स्तूप बनवाया था। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो सी होगा। हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था। यानी कि सांची का स्तूप अभी भी हमने बताया किस शासक ने बनवाया था। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो हमारा बी, यानी अशोक ने सांची का स्तूप बनवाया था। सारनाथ का भी बनवाया था उन्होंने, पाटलिपुत्र। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है हमारा, वो हमारा अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। यानी कि अशोक की जो शिलालेख है उनमें जो भाषा बोली गई है वो कौन सी भाषा है। तो जो उसकी भाषा थी हमारी प्राकृतिक भाषा थी। ठीक है, हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है। यानी कि आपको बताना है कि अशोक के जितने भी शिलालेख हैं उनमें से दो जो शिलालेख हैं वो खरोष्ठी लिपि में लिखे गए। वो दो शिला कौन कौन से हैं। तो वो है एक शहबाजगढ़ी और एक मानसेरा। यानी कि ये पाकिस्तान से पाया गया था। ये खरोष्ठी लिपि में लिखी गई है, और खरोष्ठी लिपि दोस्तों दाएं से बाएं लिखी जाती है। इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो शहबाजगढ़ी। यानी कि हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे। यानी कि जो पत्थर पे जो उस काल में जो लिखी जाती थी भाषाएं वो किस भाषा में थी, यानी प्राकृतिक भाषा में थी। फिर हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। यानी कि आपको बताना है कि अशोक का जो शिलालेख था उसको सबसे पहले किस अंग्रेज ने पढ़ा था। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो हमारा सी होगा। यानी कि जेम्स प्रिंसेप नामक जो अंग्रेज था उन्होंने सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख को पढ़ा था। फिर हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। यानी कि अशोक के शिलालेख जो थे वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे, उसको किसने सबसे पहले पढ़ा था, वो जेम्स प्रिंसेप। यानी इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो डी होगा। फिर हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। दोस्तों अभी अभी हमने बताया है कि जो प्रथम अंग्रेज था वो कौन सा था, जेम्स प्रिंसेप था। यानी कि इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो डी होगा। हम फिर आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है। तो वह स्थान कौन सा जो प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है, तो वो स्थान हमारा कहाँ है, नागार्जुन कोंडा, या अनुराधापुर, या ब्राह्मीगिरी, या मास्किरी। इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो हमारा बी होगा। यानी कि अनुराधापुर जो कि हमारे प्राचीन काल में श्रीलंका में पड़ता था, जो आज भी श्रीलंका में ही मौजूद है। ठीक है, इस प्रश्न का जो आंसर है वो हमारा बी होगा। फिर हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। ब्राह्मी लिपि, नंदनागरी लिपि, शारदा लिपि, या खरोष्ठी लिपि। दोस्तों मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था अशोक के जो शिलालेख थे जो शहबाजगढ़ी और मानसेरा वो खरोष्ठी लिपि में लिखे गए थे, और ये दाएं से बाएं लिखी जाती है। ठीक है, इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो डी होगा। यहाँ फिर हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। जो हमारा अगला क्वेश्चन होगा, अशोक का रुम्मनदेही स्तंभ संबंधित है। तो दोस्तों आपको बताना है कि अशोक का जो रुम्मनदेही स्तंभ है वो किससे संबंधित है, बुद्ध के जन्म से, बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति से, बुद्ध के प्रथम उपदेश से, या बुद्ध के शरीर त्याग से। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो हमारा ए होगा।